कितना दुख होता है ना जब आपके दिन रात बैठकर पढ़ने के बाद भी आपका वो फेलो ज़्यादा मार्क्स ले जाए जिसने बहुत कम टाइम दिया स्टडी को। आपने अपने पूरे एफर्ट लगाकर उस वक्त परफेक्ट नोट्स बनाए जब आपके बाकी दोस्त मस्ती कर रहे थे। वो कहते हैं ना हार्ड वर्क पेज ऑफ, बट रियलिटी तो ये है बच्चों, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपको ऐसे 10 स्टडी टेक्निक्स बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप सिर्फ 3 घंटे स्टडी करके इतने मार्क्स ले आओगे जितना स्टूडेंट्स 10 आवर्स स्टडी करके भी नहीं लाते। तो आप आ रहे हैं ना मेरे साथ? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और टेक्निक नंबर 8 तो इतनी इफेक्टिव है जिससे आप स्टार्ट से एंड तक लेकर किसी भी चैप्टर को इफेक्टिवली याद कर पाओगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना। ऑफ टाइम, सपोज दैट दो स्टूडेंट डेली 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आयशा के मार्क्स नेहा से ज़्यादा थे। बेशक दोनों का स्टडी टाइम सेम था, लेकिन उनका स्टडी मेथड डिफरेंट था। रिसर्च से ये प्रूवन है कि हमारा ब्रेन हाफ से 1 आवर तक ही 100% एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली नेहा को इसका इल्म नहीं था। वो कहने को तो कंटिन्यूसली 8 घंटे स्टडी करती थी। इसकी 100% इफेक्टिव स्टडी सिर्फ आधे से 1 घंटा ही हो पाती थी, क्योंकि करीबन 1 घंटे के बाद ज़्यादातर लोगों के ब्रेन की एफिशिएंसी 20 से 30% ही रह जाती है। ऑन द अदर साइड, आयशा ने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ किया, जिसमें आपको हर 30 मिनट स्टडी के बाद 5 मिनट का या फिर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है। और इस ब्रेक में आप अब अगेन अपने माइंड को रिचार्ज करते हो, इसकी एफिशिएंसी को अगेन 90 से 100% पर लाने के लिए। स्टडी में ब्रेक लेने वाले इफेक्टिव मेथड से आपके 8 घंटे में से 7 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी होगी। और मान लो 1 घंटा आपका ब्रेक में जाएगा, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि 100 में से 2 से 4 स्टूडेंट ही इस टेक्निक को सही से यूज़ कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग 5 मिनट के ब्रेक को हाई डोपामिन के प्लेयर में खोकर 2 से 4 घंटे का बना देते हैं। आपको 5 मिनट या तो रूम में ही वॉक करनी है या फिर अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है। पावर ऑफ प्लानिंग। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते? जानते हो ऐसा किस वजह से होता है? इसलिए कि आप अपने दिन को प्लान ही गलत करते हो। अगर आप अपने दिन को प्लान ही सही से नहीं करोगे तो आप कैसे तरक्की कर पाओगे? तो फर्स्ट टेक्निक को यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सपोज दोनों स्टूडेंट आयशा और नेहा पोमोडोरो टेक्निक से ही स्टडी कर लिए हैं, लेकिन नेहा सुबह जागने के फ़ौरन बाद अपना फ़ोन चेक करेगी, अपनी फ्रेंड से चैट करेगी, फिर सोचेगी थोड़ा इंस्टा चेक कर लूँ, फिर रील्स को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगी। में वो अपने 2 से 3 घंटे निकाल देगी और जो सुपर एनर्जी इसके अंदर थी वो हाई डोपामिन से 50% रह जाएगी और फिर लास्ट में वो अपनी स्टडी करेगी। ऑन द अदर साइड, आयशा सुबह उठते पहले फ्रेश होकर अपने दिन को प्लान करेगी, और क्योंकि सुबह 5 से 11 बजे तक हमारा एनर्जी लेवल अपने पीक पर होता है, तो वो अपने पहले आज के स्टडी टास्क को कंप्लीट करेगी और बाद में फिर सारा दिन अपने बाकी कामों को एज ए रिवार्ड इंजॉय करेगी। अब आप खुद गैस करो कि किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे। ऑब्वियसली आयशा के, क्योंकि नेहा ने तो हाई डोपामिन से पहले अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है। अगर आप डोपामिन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। ऑफ इन्वायरमेंट। फेमस बुक एटॉमिक हैबिट में लिखा है, इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इन्फ्लुएंस योर हैबिट्स। आप कितना इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो ये आपके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक चिल माहौल में आपका मस्ती करने का ही मन करता है, ऐसे ही एक सेपरेट स्टडी रूम में बैठने से आपका स्टडी करने का ही मन करेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्वायरमेंट से क्यों मिलता है और इसकी वजह से ही कोई भी हैबिट ट्रैगर होती है। इसलिए अपने ब्रेन को आप ट्रेन करें कि स्टडी टेबल पर बैठकर सिर्फ स्टडी करने के लिए ही, ना कि वहीं पर बैठकर खाना पीना और फिर फोन चलाना। इस कंसेप्ट मोस्टली कुछ कंसेप्ट हमें सालों तक याद रह जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी कोशिश कर लें याद ही नहीं होते। ऐसी इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए पता होना चाहिए कि वो एक फैक्ट है या कंसेप्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, तो आप में से 2 या 4 स्टूडेंट ही बता सकेंगे और ज़्यादातर भूल चुके होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, क्यों हुई और किसने स्टार्ट की, तो ये फैक्ट भी इजीली याद हो जाए। एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1999 में ट्रेटी ऑफ वर्सिलिया वाज साइंड बिटवीन जर्मन एंड अलाइड पावर। इस ट्रेटी ने जर्मन को इतना पनिश किया कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। फिर एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग वाले लड़के हिटलर ने अपने कंट्री को संभालने का जिम्मा लिया, लेकिन हिटलर ने वो तरीका अपनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यही अटैक वर्ल्ड वार सेकंड का स्टार्ट था। और 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई जो 1945 तक चली। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया तो ये 1939 का ईयर था जो अब आपको हमेशा याद रह जाएगा।
फैक्ट बिल्कुल मीनिंगलेस हैं अगर आपको कंसेप्ट का नहीं पता। इसी तरह आपको किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। मेमोरी, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए रिकॉग्निशन की बजाय रिकलेक्शन जरूरी है। चीज़ों को देखने पर हमें ऐसा लगता है ये सब हमें पहले से आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी भी चैप्टर को चाहे बुक से पढ़ो या फिर लेक्चर देखो, इस वक्त आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। कभी आपने ऐसा फील किया कि जब आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करते तो हर चीज़ देखकर ऐसा लगता है ये सब तो मुझे पहले से आता है, बट जैसे ही नोटबुक को क्लोज किया सब कुछ ब्लैंक हो गया, क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहा था कि हाँ ये तो मैंने पहले से पढ़ा है, लेकिन ब्रेन ने कुछ स्टोर नहीं किया। इंफॉर्मेशन को मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए रिकॉग्नाइज करने की बजाय रिकलेक्ट करना होगा। लेकिन कैसे? इस नेक्स्ट मेथड का यूज करके। लर्निंग, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करना हो तो एक ही तरीका सिखाया जाता है, रूट मेमोराइजेशन, मतलब रट्टा लगाना, जो कि हरगिज गलत है, जबकि एक्टिव रिकॉल मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। एक्टिव रिकॉल मेथड में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज नहीं बल्कि ब्रेन में इसे रिट्राइव करते हैं। किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद अपने ब्रेन में ही याद करना कि मैंने क्या पढ़ा है। सेम रिवीजन और लेक्चर दोनों के बाद ब्रेन में सब कुछ रिकॉल करना। अगर आपने रिवीजन ऐसे की तो 100% एग्जाम में आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से याद होंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हम आंसर्स को अपने ब्रेन से ही रिट्राइव करते हैं, ना कि नोटबुक्स और बुक्स से। स्लीप्स हेल्प्स इन स्कोरिंग मार्क्स। सपोज दैट आपने सभी गुड टेक्निक्स यूज की स्टडी के लिए, लेकिन ये सब वेस्ट है अगर आपकी नींद ही अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स अपनी नींद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्लीप एक ऐसा फैक्टर है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में परमानेंट स्टोर होती है। जिसे अगर आपने आज चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा तो ये जाएगा आपकी ट्रांजिटरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और ये इन्फॉर्मेशन तभी आपकी मेमोरी में स्टोर होगी लॉन्ग टर्म के लिए जब आप 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ब्रेन में परमानेंट स्टोर होने का प्रोसेस डिपेंड करता है आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पर, जो कि सोने के करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद स्टार्ट होता है। दैट्स वाई अच्छी स्टडी करने के साथ आपको अच्छी स्लीप भी लेना जरूरी है। पेन टेक्निक, हम ये तो जानते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में कैसे आएंगे? कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए आप फेमेंट टेक्निक का यूज़ करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो भी पढ़ा है इसे किसी दूसरे को समझाना होगा, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट किसी दूसरे को इस सूरत में ही समझा पाते हैं जब वो आपको अच्छे से क्लियर हो। जब भी आपको लगे कि आप इसे समझा नहीं पा रहे तो समझ जाना ये कंसेप्ट खुद आपको क्लियर नहीं। इस मेथड की खास बात यह है कि इससे आप दूसरे को समझाते वक्त खुद की एक्टिव लर्निंग भी कर रहे होते हो। Q3R, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मेथड है। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। SQ3R की फुल फॉर्म है। जब भी कोई चैप्टर स्टडी करो तो सबसे पहले इसका सर्वे करो, तब चैप्टर का ओवरव्यू करो और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और डायग्राम्स को देखो, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है। इसके बाद आपने ब्रेन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, और ये दोनों काम करने के बाद आपको आंसर ढूंढने की क्यूरियोसिटी होगी। जब आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढने की क्यूरियोसिटी होती है तो ब्रेन इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी ग्रैब करता है, और आंसर ढूंढने के बाद आप चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करोगे। उन क्वेश्चंस की वजह से ऑटोमेटिकली ब्रेन में सर्च मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर पाओगे। और फिर इसे रिसाइट मतलब रिकॉल, एक्टिव रिकॉल करो, जो पढ़ाई से माइंड में रिकॉल करो। इसके बाद रिव्यू की बारी आती है, जो पढ़ाई से कुछ दिन के बाद फिर से रिवाइज करना है। रेपिटेशन, रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए 7 बार रिवाइज करना पड़ता है, बट बच्चे अपने सारे चैप्टर और सब्जेक्ट 7 बार तो दूर की बात, हार्डली 1 टाइम भी मुश्किल रिवाइज करते हैं। लेकिन स्पेस रेपिटेशन से आप अपने नए सिलेबस के साथ साथ पुराना सिलेबस भी इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के अगले दिन ही इसे रिवाइज करो, फिर 3 से 4 दिन बाद सेकंड रिवीजन और 10 से 15 दिन बाद थर्ड रिवीजन। ऐसे ही हर रिवीजन के बाद गैप बढ़ाते जाओ, और ये साइकिल आपने हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।